हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज गिवन इन विच ईयर? दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में दिया गया था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1968। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1961। 1961 में दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम हमारे देश भारत में लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और ये पूरे देश में 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया है। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर दिया गया है। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 is a social legislation that aims to prohibit the giving or taking of dowry and to protect married women from cruelty and violence। इस प्रकार से इसमें क्रुएल्टी और वायलेंस का भी ध्यान रखा गया था कि महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हो रहे हैं उनसे बचाव हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन इंट्रामस्कुलरली एक्सेप्ट। इनमें से जो वैक्सीन आपके सामने दी गई है ये सभी इंट्रामस्कुलरली दी जाती हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी पेंटावैलेंट, ऑप्शन डी एमआर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एमआर। यहां पर जो एमआर की वैक्सीन है ये सबकुटेनियसली दी जाती है। शेष जो वैक्सीन है ये इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं, जैसे कि डीपीटी वैक्सीन हो इंट्रामस्कुलर देते हैं, हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर देते हैं, और पेंटावैलेंट इंट्रामस्कुलर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, a boy who has not attained the age of 16 years and girl who is not 18 years indulges in antisocial activity, this is known as। एक लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष नहीं हुई है और 18 वर्ष की लड़की असामाजिक कार्यों में लिप्त रहती है, इसे इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एंटी सोशल चाइल्ड, ऑप्शन बी चाइल्ड एब्यूज, ऑप्शन सी कॉन्ग्रेगेट ग्रुप, ऑप्शन डी जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी या बाल अपराध इसको माना जाता है जब लड़का 16 वर्ष का नहीं हुआ है और लड़की 18 वर्ष की नहीं हुई है, और उस वह यदि इन कामों में जैसे कि जो गंभीर अपराध हैं उसको न करते हुए कोई अपराध करती है, असामाजिक कार्य करती है, तो उसे बाल अपराधी माना जाएगा। इसमें कुछ आगे चेंजेस भी हुए हैं। अब देखते हैं क्या इसमें बाल अपराध में परिवर्तन भारत सरकार ने किया है। बाल अपराध भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार, तो जो बाल न्याय अधिनियम है 1986 में भारत सरकार ने एक्ट बनाया था कि जो लड़का 16 वर्ष की आयु एवं बालिका जो 18 वर्ष की आयु के न होते हुए असामाजिक गतिविधि में लिप्त हैं तो इसे बाल अपराध कहते हैं। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इसने भारतीय किशोर अपराध कानून, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 का स्थान लिया और जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष की आयु के कानून का संघर्ष करने वाले किशोरों पर
वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। तो समय के साथ क्या हुआ कि जो कानून 1986 में भारत सरकार ने बनाया था उसमें समय के साथ परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि जो 16 साल के किशोर और बालिकाएं हैं इनमें मानसिकता में परिवर्तन आया। तो अब वह किसी प्रकार का जघन्य अपराध करते हैं तो अब उनको बाल अपराधी नहीं माना जाएगा। ये भारतीय संसद ने एक्ट बनाया है, कानून बनाया है सन 2015 में, और इसके अनुसार अब इस प्रकार के यदि जघन्य अपराधों में शामिल रहते हैं किशोर तो उनको मुकदमा उसी प्रकार से चलाया जाएगा उनके ऊपर जिस प्रकार से एक वयस्क के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। इसलिए सभी को कानून का पालन अच्छे ढंग से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोज ऑफ विटामिन ए given along with measles vaccine is for a child of 16 month age। एक 16 मंथ के बच्चे की जो विटामिन ए की खुराक होती है ये मीजल्स के साथ देते हैं तो कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन डी 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट। करेक्ट आंसर होगा इसका, आप अपना उत्तर सोचिए और बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन हॉस्पिटल्स रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ वाटर पर डे पर पर्सन इज। अस्पतालों में पानी की अनुशंसित मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ऑप्शन ए 100 से 150 लीटर, बी 150 से 200 लीटर, सी ऑप्शन है 200 से 250 लीटर और डी ऑप्शन है 250 से 300 लीटर। अपना आंसर सोचिए, कुछ सेकंड का टाइम आपके लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 से 150 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स should not be used if it has been more than fill in the blank hours after reconstitution। तो मीजल्स वैक्सीन को रिकंस्टिट्यूट करने के कितने घंटे बाद यूज नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए 1 आवर, ऑप्शन बी 2 आवर्स, ऑप्शन 3 आवर्स, ऑप्शन 4 आवर्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 4 आवर्स। 4 घंटे बाद जब मीजल्स का वैक्सीन का रिकंस्टिट्यूशन कर लेते हैं उसके बाद उसको यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द डिजीज नॉट स्प्रेड बाय लाउस। यह बीमारी जूं से नहीं फैलती है। ऑप्शन ए एपिडेमिक टाइफस, ऑप्शन बी क्यू फीवर, ऑप्शन सी रिलैप्सिंग फीवर, ऑप्शन डी ट्रेंच फीवर। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सी बीमारी जूं से नहीं फैलती है। इसका अर्थ है कि इस ऑप्शन में 3 ऐसी बीमारियां हैं जो मनुष्य में जूं से या लाउस से फैलती हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यू फीवर। क्यू फीवर एक ऐसी बीमारी होती है जो जानवरों में पाए जाने वाले कॉक्सिएला बर्नेटी नामक बैक्टीरिया से फैलती है। विशेष करके जो भेड़ और बकरियां होती हैं उनकी धूल जब सांसों में जाती है मनुष्य के, जब सांसों के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में जाती है, मनुष्य के सांसों से अंदर जाती है शरीर में, तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाता है और उसको क्यू फीवर हो जाता है। तो इस प्रकार से क्यू फीवर एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। शेष यहाँ पर जो डिजीज दी गई हैं जैसे एपिडेमिक टाइफस है, रिलैप्सिंग फीवर है और ट्रेंच फीवर है, जिसको कि इस ट्रेंच फीवर को 5 डे फीवर भी बोलते हैं, ये सभी बीमारियां जूं से फैलती हैं, इसलिए ये वेक्टर बॉर्न डिजीज कहलाएंगी। जबकि ये बीमारी सीधे जानवरों में पाए जाने वाले
जो बैक्टीरिया है उससे फैलती है, और विशेष करके मैंने बताया भेड़ और बकरियों की जो धूल उड़ती है उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। जब वो सांस के द्वारा अंदर जाता है हमारे, तो क्यू फीवर का कारण बनता है। क्यू फीवर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो चूंकि अभी बताया गया कि कॉक्सिएला बर्नेटी एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, तो इसलिए क्यू फीवर के इलाज के लिए एंटीबैक्टीरियल दवा का यूज करते हैं। अब इसका समझते हैं कि कॉक्सिएला बर्नेटी नामक बैक्टीरिया से होता है, और क्यू फीवर के जो प्रमुख लक्षण होते हैं तो उनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं ये उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि फ्लू के लक्षण व्यक्ति में दिखते हैं, जैसे कि बुखार, ठंड लगना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, भूख न लगना और पसीना आना। तो ये ऐसे लक्षण हैं जो कि फ्लू जैसे लक्षण हैं, तो यही वो जो लक्षण होते हैं क्यू फीवर में दिखाई देते हैं। अब इससे बचाव के लिए, बचाव इसका यही है कि बचने के लिए पशु और पशु उत्पादों के साथ काम करने के लिए एक सावधानी व्यक्ति को बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हुआ, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह बीमारी क्यू फीवर जू से नहीं होती है बल्कि एक बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरिया भेड़ बकरियों की, जब जानवरों की जो शरीर होता है उसमें पाया जाता है, और खास करके धूल में जब धूल उड़ती है तो सांसों के द्वारा मनुष्य में बैक्टीरिया प्रवेश करेगा और उसको क्यू फीवर का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु कैन प्रोवाइड कंगारू मदर केयर? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जब भी बात करते हैं कंगारू मदर केयर के देने की, तो इसको कोई भी दे सकता है कंगारू मदर केयर, क्योंकि इसमें जो भी बच्चा पैदा हो रहा है लो बर्थ वेट का, तो उसको क्या करना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के द्वारा उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ एबव। अब इसमें समझते हैं कंगारू मदर केयर इज ए मेथड ऑफ केयरिंग फॉर लो बर्थ वेट। जो कम वजनी बच्चे होते हैं उनकी केयर करने का एक तरीका है, या प्री मैच्योर इन्फेंट के केयर करने का एक तरीका है, जिसमें क्या करते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है। The World Health Organization (WHO) has recommended KMC as the standard of care for these infants since 2003। तो इसमें जो WHO का पार्टिसिपेशन क्या है कि WHO ने 2003 से जो कम वजन के बच्चे हैं उनके लिए इसके लिए एक रिकमेंडेड स्टैंडर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Which vaccine prevents congenital rubella syndrome? कौन सा टीका जन्मजात रूबेला सिंड्रोम को रोकता है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी एमआर, ऑप्शन डी टीटी। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें, क्योंकि बात रूबेला को रोकने की हो रही है इसलिए एमआर वैक्सीन रूबेला को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें एम मीजल्स है और आर रूबेला होता है। हर साल लगभग 1,50,000 बच्चे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, मींस कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम सीआरएस के साथ पैदा होते हैं, और जिसको कि आसानी से रोका जा सकता है क्योंकि इससे मृत्यु दर बढ़ती है। बच्चों में हार्ट डिजीज होती हैं, बहरापन होता है, मोतियाबिंद होती है, मानसिक मंदता होती है और आजीवन विकलांगता भी इस सीआरएस के कारण हो जाती है। तो इसका बचाव क्या है, एमआर को वैक्सीन देना, एमआर की वैक्सीन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीसीवी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। पीसीवी वैक्सीन को किस प्रकार से पीसीवी वैक्सीन जो होती है वो
किसको रोकने के लिए दी जाती है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी निमोनिया, क्योंकि पीसीवी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो इसको किसको बचाव के लिए देंगे? निमोनिया के बचाव के लिए देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। The pneumococcal conjugate vaccine (PCV) is a vaccine that protects against pneumococcal disease caused by the bacteria Streptococcus pneumoniae। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा ये निमोनिया होता है। न्यूमोकोकल डिजीज कैन लीड टू सीरियस इलनेस सच एज निमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। तो ये जो न्यूमोकोकल डिजीज होती है इससे क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस हो जाता है। अब इस वैक्सीन की बात करें तो 3 टाइप की वैक्सीन ये आती है, PCV13, PCV15 एंड PCV20। तो इस प्रकार से आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।